हम लोग जो है, ये हमारा 11वां क्लास है और इसमें हम लोग जो है नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को देख रहे थे, जिसमें हमने पहले जलप्रपात को देखा था। उसी तरह जो है अब हमारा अगला जो है वो है छत्रक शैल प्रपात। इसको जो है कैप रॉक वाटरफॉल भी कहा जाता है। देखो क्या होता है कि नदी के मार्ग में जो है कठोर अलग अलग प्रकार की कठोरता वाली चट्टान की परत भी पाई जाती है और उस परत को जो है नदी की धारा जो है काट नहीं पाती है, तो वहां से मुड़कर जो है वो चलती है। और अगर किसी पठार या पर्वत से नदी नीचे उतर रही है तो जो कठोरता वाली चट्टान है वो एक प्रतिरोध का कार्य करती है और जो मुलायम चट्टान होती है उसको नदी जो है आसानी से काट देता है और ऊपरी ढाल से जो है वो नीचे गिरने लगता है। और अगर प्रतिरोधी सेल का जो आगे का भाग है वो लंबवत हो जाए और उसका नदी का पानी जो है वो ऊंचाई से निचले ढाल पर गिरता है, तो ऐसे प्रपात को जो है शैल छत्रक शैल प्रपात कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं फिर कर। आदि नदी के मार्ग में विभिन्न कठोरता वाली चट्टानों की परतें नदी के उद्गम की ओर झुकी हो और आदि ऊपरी भाग कठोर और प्रतिरोधी चट्टान का बना हो। तो नदी जल मुलायम चट्टान को काट देती है और ऊपरी ढाल से नीचे गिरने लगती है। आदि प्रतिरोधी सेल का अग्रभाग लंबवत हो जाता है तो जल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से नीचे ढाल पर गिरता है। ऐसे प्रपात को छत्रक शैल प्रपात कहा जाता है। आदि नदी के मार्ग में विभिन्न कठोरता वाली चट्टानों की परतें नदी के उद्गम की ओर झुकी हो और यदि ऊपरी भाग कठोर और प्रतिरोधी चट्टान का बना हो तो नदी जल मुलायम चट्टान को काट देती है और ऊपरी ढाल से नीचे गिरने लगती है। यदि प्रतिरोधी शैल का अग्रभाग लंबवत हो जाता है तो जल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से नीचे ढाल पर गिरता है। ऐसे प्रपात को छत्रक शैल प्रपात कहा जाता है। जैसे इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं।
ये जो चट्टानें नहीं काट पाई है नदी, ये कठोरता वाली चट्टानें। इसको प्लस कर दें। ये जो नदी जो है नीचे उतर रही है, ये कठोरता वाली जो चट्टान को है इसको काट नहीं पाया, इसी को जो है छत्रक शैल प्रपात कहा जाता है। ठीक, यानी नदी के मार्ग में जो है अलग अलग प्रकार के कठोरता वाली चट्टान की परतें आती है, तो नदी जो है उस चट्टान को काट नहीं पाती है, तो उसकी ओर झुक जाती है। ये जो कठोरता वाली चट्टान है इसको ये काट नहीं पाया है। ठीक, इसको काट नहीं पाया है, जबकि नीचे जो है ये मुलायम चट्टान है, इसको जो है आसानी से यहाँ पे इसको थोड़ा सा और झुका के नीचे, ये जो है ऐसे, ठीक है, इसको काट दिया है। इसी को शैल छत्रक प्रपात कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे एक चीजें ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो प्रतिरोधी शैल है, यानी कि जो कठोर चट्टान है, उसका अग्रभाग जो है यहाँ पर लंबवत रहता है। ठीक है, ये लंबवत है अग्रभाग। अगर यही क्षैतिज हो जाता है तो वो छत्रक शैल छिप्रिका कहलाती है। ठीक, जैसे कि उसको हम लोग देखते हैं, छत्रक शैल छिप्रिका। इसमें क्या होता है, यदि चट्टानों की स्थिति इस प्रकार हो कि उनकी नति दिशा नदी की दिशा के अनुकूल हो, अर्थात कठोर और मुलायम चट्टानों के स्तर नदी प्रवाह की दिशा में हो। इस स्थिति में छत्रक शैल छिप्रिका बनती है। ठीक, जैसे कि ये भी उसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। बशर्ते इसमें जो कठोर चट्टानें हैं वो इस तरह से रहेगी। ये जो है कठोर चट्टानें, ठीक, ये कठोर शैल है। ये नदी जो है इस तरह से उतरती है। और ये जो नीचे चट्टानें हैं, ये वाला, ये मुलायम चट्टान, मुलायम से,
और इसी को जो है छत्रक शैल क्षिप्रिका कहा जाता है। दोनों में फर्क बस इतना है कि ये जो है लंबवत रहता है, ठीक है, और ये जो है क्षैतिज हो जाता है। इसमें जो ये कठोर चट्टान है, ठीक है, ये क्षैतिज रूप से आ जाता है, ठीक। इसके अलावा जो है एक होता है, ये शायद पांचवा, इसको हम लोग पठारी जलप्रपात कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आदि नदियां पठारी भाग को पार कर मैदानी भाग में जाती है, तो नदियां प्रायः खरे ढाल से निम्न ढाल पर गिरने वाले जलप्रपात बनाती है। इन्हें पठारी जलप्रपात कहा जाता है, ठीक। यदि नदियां पठारी भाग को पार कर मैदानी भाग में जाती है, तो नदियां प्रायः खरे ढाल से निम्न ढाल पर गिरने वाले जलप्रपात बनाती है। इन्हें पठारी जल प्रपात कहा जाता है। ये जो है इस तरह से जो है रहता है। ये जैसे पहाड़ पर्वत है, तो इससे जो है इस तरह से नीचे जो है नीचे गिरता है। इस तरह से जो है पानी जो है नीचे गिरता है, और यहाँ नीचे जो है मैदानी भाग रहता है। ये मैदानी भाग जो है रहता है। मैदानी भाग रहता है। ये वनस्पति वगैरह। ये जो है पठार पर्वत से नीचे गिर के, ठीक है, मैदानी भाग में प्रवेश करता है। यानी कि आदि नदियां पठारी भाग को पार कर मैदानी भाग में जाती है, तो नदियां प्रायः खरे ढाल से, यहाँ पे जो है खरा ढाल है, खरे ढाल से निम्न ढाल पर गिरने वाले जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ जो ढाल है, जहाँ से नदी शुरू हो रही है, एक यहाँ जो ढाल है, यहाँ पे खरा ढाल है, और इस खरे ढाल से जो है ये निम्न ढाल की तरफ गिर रही है, ठीक है, और यहाँ से ये फिर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाएगी।
ठीक है, ये जो है ये मैदानी भाग है, ठीक। यहाँ पर जो है खड़े ढाल है, ठीक। ये जो है नदियां हैं, ठीक। तो इसे जो है पठारी जलप्रपात कहा जाता है। इसके बाद जो है एक भ्रंश प्रपात होता है, भ्रंश प्रपात। इसमें क्या होता है, जैसे मानते हैं कि ये कोई चट्टान है, तो टेढ़ा मेढ़ा लेते हैं इसको, ये जैसे कि कोई चट्टान है और इसमें जो है भ्रंश ऐसे पड़ गया है, ठीक है। ये भ्रंश पड़ गया, भ्रंश क्या होता था हम लोगों ने देखा था, ये जो है भ्रंश पड़ गया। इसके बाद क्या होगा, ये भ्रंश पड़ने के बाद जो है एक भाग टूट के जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। भ्रंश पड़ गया इसमें, ठीक। भ्रंश पड़ने के बाद जो है ये टूट के अलग हो गया है और अब जो है नदी इससे ऐसे गिरते हुए फिर इस पे गिरेगी और ऐसे करके ये नीचे चली जाएगी। तो ये भी जो है एक जलप्रपात बना रही है, ठीक है, जलप्रपात बना रही है। तो इसी को जो है भ्रंश प्रपात कहा जाता है, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये एक चट्टानी टुकड़ा है और इसमें जो है ये भ्रंश पड़ गया, ठीक। और ये वाला जो भाग है ये नीचे आ जाएगा, तो अब क्या बनेगा, वो ऐसे हो जाएगा और दूसरा भाग जो है ऐसे नीचे रहेगा। तो इसी पे जो है पहले इससे नदी ऐसे उतरेगी, फिर नदी यहाँ से उतरते हुए ऐसे उतर जाएगी। इसी को जो है भ्रंश प्रपात कहा जाता है। इसको हम लोग लिखते हैं जैसे नदी नदी मार्ग में भ्रंशन की क्रिया से जलप्रपात निर्मित होता है, तब इसे भ्रंश प्रपात कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए जो है जो बेम्बेजी नदी है उस पर विक्टोरिया जलप्रपात जो है इसका उदाहरण हो जाता है। तो बेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात जो है इसका उदाहरण है, ठीक। एक होता है इसी तरह से, ये हमारा 7वां हो जाएगा, उसको निक पॉइंट प्रपात कहा जाता है, निक पॉइंट प्रपात। इसमें क्या होता है कि जब नदी अपर्दन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, बिल्कुल, ठीक है, तब
जो नदी रहती है उस नदी को प्रवणित नदी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि भूभाग का उत्थान हो जाए और सागर तल नीचे हो जाए तो नदी जो है निचले भाग में नवोन्मेष की क्रिया को प्रारंभ कर देती है और उसकी लंबवत कटाव क्षमता जो है बढ़ जाती है, ठीक है। पूर्व वक्र के नीचे एक नूतन वक्र का विकास होता है और स्थान विशेष पर ये दोनों वक्र होते हैं। इनके मिलन स्थल को ही जो है निक पॉइंट कहा जाता है। जैसे कि जैसे यहाँ से जो है, यहाँ से नदी जो है उतर रही है और पहले जो है ये कटाव करती है, तो यहाँ पर इसने जो है कटाव किया और अपना आधार तल की जो है ये प्राप्ति कर लिया। यहीं तक रुक गया पहले दफा, ठीक है, यहाँ पर रुक गया। फिर जो है सागर तल अगर नीचे हो जाता है तो ये फिर से यहाँ से जो है नीचे की ओर गिरने लगता है, ठीक है। और नीचे गिरते हुए ये काटते हुए जो है ये फिर से दोबारा सागर तल जो नीचे वाला है उसकी प्राप्ति करता है। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि एक वक्र तो यहाँ पे बन रहा है, ऐसे करके ये वक्र बन रहा है, एक दूसरा वक्र जो है यहाँ बन रहा है। इन दोनों का जो बीच का पॉइंट होता है उसे ही निक पॉइंट कहा जाता है और ऐसे प्रपात को जो है निक पॉइंट प्रपात कहा जाता है। ठीक है, एक वक्र ऊपर है और दूसरा वक्र जो है नीचे है। और दोनों के बीच के पॉइंट को जो है ठीक है, इसे जो है निक पॉइंट प्रपात कहा जाता है। इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे फिर समझेंगे। जब नदी अपर्दन द्वारा अपने आधार तल की प्राप्ति कर लेता है या आधार तल को प्राप्त कर लेता है, कर लेती है, ठीक है, तब ऐसी नदी परवनित नदी कहलाती है। किंतु यदि भूभाग का उत्थान हो जाए या सागर तल नीचे गिर जाए तो नदियों के निचले भाग में नवोन्मेष की क्रिया होती है। नवोन्मेष की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा उसकी लंबवत कटाव क्षमता बढ़ जाती है। पूर्व वक्र के नीचे एक नूतन यानी नया नूतन वक्र का विकास होता है तथा स्थान विशेष पर ये दोनों वक्र मिलते हैं। इनके मिलन स्थल को ही निक पॉइंट कहा जाता है। ठीक,
जब इस निक पॉइंट पर प्रपात का निर्माण होता है तब इसे निक पॉइंट प्रपात कहते हैं। ठीक? यानी कि जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। आप जो है ना यहाँ से पहले ये जो है इसको एक कह सकते हैं और ये दूसरा हो गया, ये नीचे वाला। ठीक है, तो अब पहले एक वाले को देखो कि जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है। नदी जो है यहाँ से ऊपर से शुरू हुआ, यहाँ से ये बहना शुरू हुआ और ये काटते काटते जो है यहाँ पर आधार तल की ये प्राप्ति कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि भूभाग का या तो उत्थान हो जाएगा या फिर सागर तल नीचे गिर गया। ठीक है, और सागर तल नीचे गिर गया तो नदी के निचले भाग में नवोन्मेष की क्रिया हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो जल का संग्रहण हो रहा था, अब ये जल जो है बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा। ठीक है, और नीचे गिरेगा तो यहाँ पर जो है एक प्रपात का निर्माण होता है। इस प्रपात को ही जो है निक पॉइंट प्रपात कहा जाता है। और इस नदी की जो है जो लंबवत कटाव क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो अत्यधिक कटाव भी करती है। एक पहले जो वक्र का निर्माण किया यहाँ पर, ठीक है, दूसरा नीचे वाले वक्र का निर्माण किया। ये दोनों वक्र जो है इस कोने पे आकर मिलते हैं, इसको निक पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे जो है जलप्रपात का निर्माण होता है, इसी को जो है निक पॉइंट प्रपात कहते हैं। ठीक, जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तब ऐसी नदी परवनित नदी कहलाती है। किंतु यदि भूभाग का उत्थान हो जाए या सागर तल नीचे गिर जाए तो नदी के निचले भाग में नवोन्मेष की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा उसकी लंबवत कटाव क्षमता बढ़ जाती है। पूर्व वक्र के नीचे एक नूतन वक्र का विकास होता है तथा स्थान विशेष पर ये दोनों वक्र मिलते हैं। इनके मिलन स्थल को ही निक पॉइंट कहा जाता है। जब इस निक पॉइंट पर प्रपात का निर्माण होता है तब इसे निक पॉइंट प्रपात कहते हैं। ठीक, एक और हम लोग देखते हैं क्षिप्रिका को। क्षिप्रिका ठीक, देखो क्या होता है कि जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें जो है वो अनुप्रस्थ दिशा में हो। ठीक है, तब जो मुलायम चट्टान होता है उसका अपरदन हो जाता है, लेकिन कठोर चट्टान का अपरदन तो होता नहीं है। इसलिए नदी जो है वो उबड़ खाबड़ ढाल का निर्माण करती है और जब इस ढाल पर नदी जल प्रवाहित होती है तब कठोर चट्टान क्षेत्र में जो है उसका वेग बढ़ जाता है और इसी को जो है क्षिप्रिका कहा जाता है। ठीक, जब नदी मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में होती है तब मुलायम चट्टानों का अपरदन होने से उबड़ खाबड़ ढाल का निर्माण होता है। जब इस ढाल पर नदी जल प्रवाहित होता है तब कठोर चट्टान क्षेत्र में उसका वेग बढ़ जाता है।
इन्हीं को क्षिप्रिका कहते हैं, या इसी को क्षिप्रिका कहते हैं, इसी को क्षिप्रिका कहते हैं। यहाँ पर मुलायम चट्टानें जो है वो अनुप्रस्थ दिशा में होती है, जैसे कि ये जैसे कि कठोर चट्टानें हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये कठोर चट्टानें हैं, नदी जो है यहाँ से ऐसे कटाव करते हुए आएगी, लेकिन इसको काट नहीं पाएगी, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, फिर इसको काटेगी, फिर यहाँ पे जो है ये ऊपर हो जाएगी, फिर इसको काटते काटते, लेकिन फिर यहाँ पर जो है ये ऊपर हो जाएगी, फिर इसको काटते हुए नीचे ऐसे आएगी। यानी नदी का जो स्वरूप होगा, यहाँ पर जो है ये कटाव कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं काट पा रही है, यहाँ पे काटते हुए जो है यहाँ पे नहीं काट पाएगी और ऐसे नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो इसी को जो है क्षिप्रिका कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर मतलब सीधी सी बात है, ढेर सारे जो है जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जलप्रपात दिखेगा, पानी गिर रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से गिर रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, ये तीनों जगह जो है जलप्रपात देखने को मिलता है, छोटी छोटी, इसी को जो है क्षिप्रिकाएं कहा जाता है, ठीक। ये क्षिप्रिकाएं। जब नदी मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में होती है, तब मुलायम चट्टानों का अपर्दन होने से ऊबड़ खाबड़ ढाल का निर्माण होता है, और जब इस ढाल पर नदी जल प्रवाहित होता है, तब कठोर चट्टान क्षेत्र में उसका वेग बढ़ जाता है। इन्हीं को क्षिप्रिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमारा जो है जल गर्तिका को देखते हैं, ठीक। जल गर्तिका, पॉट होल्स, इसको एक साथ लिखा जाता है। ये आपने रोड में भी देखा होगा, सड़क वगैरह में बरसात के दिनों में जो है गड्ढे पड़ जाते हैं, उसी तरह से जो है नदी में भी जब चट्टान जो है, जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जिसको छेदन यंत्र कहा जाता है, वो उसके तली में गड्ढे का निर्माण कर देता है, उसी गड्ढे को जो है जलगर्तिका कहा जाता है, ठीक है। तो नदी की तली में जल भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े छेदन यंत्र की तरह कार्य करते हैं, तथा ये नदी की तली में गड्ढों का निर्माण करते हैं, गड्ढों का निर्माण करते हैं। इन्हीं गड्ढों को जलगर्तिका कहा जाता है, ठीक। बिल्कुल रोड में जिस तरह से गड्ढे पड़ते हैं, उसी तरह से गड्ढे होते हैं यहाँ भी, ठीक। इसको जैसे कि हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे ये है, ये कोई भूभाग है, ठीक है, और इसके बीच से जो है नदी गुजरेगी। ये कोई भूभाग है, इसके बीच से जो है मान लेते हैं कि नदी गुजर रही है। ये जो है ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। ये जो है मान लेते हैं नदी गुजर रही है, ठीक। ठीक है, नदी गुजर रही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये तली है ना, तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे कंकर पत्थर जो है इस तरह से गड्ढे कर देते हैं। ये इस तरह से गड्ढे का निर्माण कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ भी गड्ढे बना सकते हैं। यहाँ भी जैसे इस तरह का गड्ढा का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का गड्ढा का निर्माण कर देता है, और इसमें जब पानी आती है तो वो जो है इस तरह से ना घूमने लगता है, इसलिए इसको भंवर के तौर पर भी लिखा गया था। पानी जो है आके इस तरह से टकरा के घूम जाएगी, ठीक, ऐसे करके घूम जाएगी, क्योंकि ये गड्ढे होते हैं। जैसे रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ये, ठीक। पानी जो है इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तब जो है इसे टकरा कर इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। इसी को जो है जल गर्तिका कहा जाता है, ठीक। इसमें भी पानी है, इसी को जल गर्तिका कहा जाता है। जल गर्तिका, ये सारे जो होल्स हैं, ठीक है, ये सारे जो है जल गर्तिका है, ठीक है। इसमें क्या है, नदी की तली में जल भंवर के साथ, यानी कि जल के साथ आ रहा है, छोटे छोटे कंकर पत्थर आते हैं, और ये छेदन यंत्र होते हैं, और ये तली में जो है गड्ढे का निर्माण करते हैं। ये जो बना हुआ है, ये गड्ढा बन गया है, गड्ढे का निर्माण करते हैं, और इसी गड्ढे को जो है जल गर्तिका कहा जाता है। अगला हम लोग लेते हैं, इसको जो है अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद कहा जाता है, यानी इंटरलॉकिंग स्पुट्स। देखो, इसमें क्या होता है कि जब नदी लंबवत अपरदन करती है तो उसके मार्ग में कठोर चट्टान आ जाती है, तो वो अवरोधक का कार्य करती है। तो जब नदी उसको काट नहीं पाती है तो उसके साइड से घूमते हुए जो है, यानी जिस तरह से कठोर चट्टान संरचना रहता है उसके अनुसार से वो मुड़ते हुए जो है नीचे गिरता है, ठीक है। तो उसी को अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद कहा जाता है। इसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे लंबवत अपरदन द्वारा नदी अपनी घाटी को गहरा करती है, और मार्ग में कठोर चट्टानों के अवरोधों का चक्कर लगाकर बहती है। इस प्रकार नदी कठोर शैलों की दरारों के अनुसार
मुड़कर चलती है। इस प्रक्रिया में निर्मित स्कंद को या स्कंद आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं। मिले हुए प्रतीत होते हैं। इन्हें अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद कहते हैं। ठीक। लंबवत अपरदन द्वारा नदी अपनी घाटी को गहरा करती है और मार्ग में कठोर चट्टान के अवरोधों का चक्कर लगाकर बहती है। इस प्रकार नदी कठोर शैलों की दरारों के अनुसार मुड़कर चलती है। इस प्रक्रिया में निर्मित स्कंद आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं और इन्हें अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद कहते हैं। जैसे इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। जैसे ये पर्वत है 2, ठीक है, और यहीं से जो है इसको हम लोग सोर्स लिख सकते हैं। यहाँ से जो है नदी निकलती है। यहाँ से तो दिखेगा नदी निकलते हुए। पहले बना लेते हैं। यहाँ से जो है नदी निकल रही है इस तरह से, ठीक है, घूमते घूमते इस तरह से निकल रही है। लेकिन यहाँ पर इसको कठोर चट्टान मिल गया। अब पता नहीं चलेगा कि नदी कहाँ गया। फिर पता चलेगा कि यहाँ से दिखते हुए जो है, ठीक है, यहाँ पे गायब हो जाती है। दिखते जो है ये नीचे आ रही है। ये सोर्स है, ठीक। यहाँ पर जो है नदी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। इसी को जो है इंटरलॉकिंग स्फुर कहा जाता है, ठीक है, यानी कि अंतर्ग्रथित पर्वत स्कंद कहा जाता है। और यहाँ पर जो है भी शेप्ड वैली का भी निर्माण होता है, ठीक, भी घाटी का निर्माण होता है। इसको हम लोग वैली साइड कह सकते हैं, ठीक। ये सारा जो जहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, वहां पर अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद का निर्माण हो रहा है, ठीक। ये भी स्फुर कहलाएगा। ये वैली साइड हो गया, ठीक। ये नदी जो है इस तरह से आके इसमें गिर रही है, तो इसको हम लोग चैनल कर सकते हैं, चैनल। और साथ में जो ढेर सारा कंकड़ पत्थर यहाँ भी आएगा, इसको लोड कह सकते हैं, ठीक है, या फिर रिवर बेड, ठीक। ये जो है रिवर बैंक कहलाएगा घाटी, ठीक। तो मतलब जो है लंबवत अपरदन द्वारा नदी अपनी घाटी को गहरा करती है और मार्ग में कठोर चट्टान के अवरोधों का चक्कर लगाकर बहती है। जैसे कि ये जो था शुरू वाला जो था सोर्स, जहाँ से ये ऐसे फैला हुआ था, तो यहाँ पर नदी सीधे नहीं आकर
इसका चक्कर इस तरह से लगा के, ठीक है, इस तरह से चक्कर लगा के ये नीचे ऐसे बह रही है, ठीक है, चक्कर लगा के बहती है। और इस प्रकार नदी कठोर सेलों की दरारों के अनुसार मर जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है पता नहीं चल रहा है नदी कहाँ से जा रहा है, ये इसके दरार के नीचे से निकल के यहाँ से फिर जो है ये दिखते हुए नीचे आ जाता है, ठीक है। इससे जो स्कंद का निर्माण हो रहा है उसको अंतर्ग्रहित पर्वत स्कंद कहते हैं, ठीक। इसी तरह जो है हम लोगों का जो अगला है ये 11वां हो जाएगा, इसको संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। संरचनात्मक सोपान, स्ट्रक्चरल बेंचेज, ठीक। इसमें क्या होता है कि जब नदी मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें एकांतर क्रम में क्षैतिज अवस्था में मिलती है, तब विभेदी अपरदन के अधीन मुलायम चट्टानें अपरदित हो जाती है। मुलायम चट्टानें अपरदित हो जाती हैं और कठोर चट्टानों का अपरदन काफी कम होता है। इस प्रक्रिया में निर्मित सीढ़ीदार संरचनात्मक सोपान कहलाती है, ठीक। जब नदी मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें एकांतर क्रम में क्षैतिज अवस्था में मिलती है, तब विभेदी अपरदन के अधीन मुलायम चट्टानें अपरदित हो जाती है और कठोर चट्टानों का अपरदन काफी कम होता है। इस प्रक्रिया में निर्मित सीढ़ीदार संरचना संरचनात्मक सोपान कहलाती है। जैसे कि इसको हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है ये कठोर चट्टानें मान लेते हैं, ठीक? फिर यहाँ पे मान लेते हैं कठोर चट्टानें, फिर यहाँ पे जो है कठोर चट्टानें, ये सारा जो है मुलायम चट्टान है जिसका अपरदन जो है आसानी से हो गया। ऐसी संरचना को जो है संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। ये जो संरचना निर्मित हुई है इसको संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। सीढ़ीदार संरचना है ये, ठीक है। जब नदी मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें एकांतर क्रम में क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, ये जो है कठोर चट्टानें हैं और ये किस अवस्था में, क्षैतिज अवस्था में, ठीक, क्षैतिज अवस्था में, और ये जो है मुलायम चट्टान है, और ये भी जो है क्षैतिज अवस्था में, ठीक।
तो मुलायम चट्टान जो है वो अपर्दित हो जाती है और कठोर चट्टानों का अपर्दन काफी कम होता है। तो इस प्रक्रिया में जो है सीढ़ीदार संरचना का निर्माण होता है, जिसको संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। ठीक, इसी तरह जो है एक स्थलाकृति होती है नदी वेदिकाएं। ठीक, रिवर ट्रेसेस। ठीक, इसमें क्या होता है कि नदी जब अपनी पौधा अवस्था में रहती है तब वो अत्यधिक उथली या चौड़ी हो जाती है, और जब कभी वो घाटी में नमोन्मेष आता है, यानी कि घाटी का तल ऊपर उठ जाता है, तो वो वापस से अपर्दन करके घाटी को गहरा करने लगती है। ठीक है, तो उससे भी जो है एक सीढ़ीदार संरचना का निर्माण होता है, जिसको नदी वेदिका कहा जाता है। इसको हम लोग पहले लिखते हैं, फिर समझेंगे। नदी अपनी पौधा अवस्था में अत्यधिक उथली और चौड़ी हो जाती है। जब कभी इस घाटी में नवोन्मेष आता है तो घाटी का तल ऊपर उठ जाता है। और पुनः अपर्दन द्वारा घाटी गहरी होने लगती है। अतः पूर्व निर्मित घाटी के अंदर एक और घाटी निर्मित हो जाती है, और यही क्रम चलते रहता है, निर्मित हो जाती है। इस स्थिति में पहली वाली घाटी के पार्श्व किनारे सोपान के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक, जब यह क्रिया एक से अधिक बार होती है तब अनेक सोपानी पार्श्व बन जाते हैं, जिन्हें नदी वेदिका कहा जाता है। ठीक, क्या होता है, नदी अपनी पौधा अवस्था में अत्यधिक उथली और चौड़ी हो जाती है। जब कभी इस घाटी में नवोन्मेष आता है, यानी कि घाटी का तल ऊपर उठता है, तो पुनः नदियां जो है अपर्दन द्वारा घाटी को गहरा करने लगती हैं, और अतः पूर्व निर्मित घाटी के अंदर एक और घाटी निर्मित हो जाती है। इस स्थिति में पहली वाली घाटी के पार्श्व किनारे सोपान के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं, और जब यह क्रिया एक से अधिक बार होती है तब अनेक सोपानी पार्श्व बन जाते हैं, जिन्हें नदी वेदिका कहा जाता है। ठीक है, जैसे नदी जो है जब पौधा अवस्था में है, ठीक, तो इस तरह से एक घाटी का निर्माण किया। ठीक, इस तरह से एक घाटी का निर्माण किया। इसको पहले ना एक तरफ बनाना पड़ेगा, फिर दूसरी तरफ घाटी का निर्माण किया, फिर जो है इसका तल ऊपर आ गया। ठीक है, तो फिर ये घाटी का निर्माण करेगा, फिर इसका तल ऊपर आ गया, फिर ये घाटी का निर्माण करेगा। ठीक है, इसी तरह फिर आ गया ऊपर। ठीक है, तो फिर ये घाटी का निर्माण करेगा। ठीक, ये तल ऊपर आया, फिर घाटी का ये निर्माण करेगा।
ये दोनों बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसी को जो है नदी वेदिका कहा जाता है। ठीक, इसी में जो है ना कुछ सोपान पे जो है ना कंकर पत्थर मिलते हैं, जैसे कि ये है सोपान, तो यहाँ पर जो है ना कंकर पत्थर मिलेंगे। ठीक है, ये सोपान पे कंकर पत्थर मिलता है। ठीक, जहां पर कंकर पत्थर, मान लो ये कंकर है, ठीक है, तो यहाँ पर कंकर मिल रहा है या मिट्टी मिल रहा है, ठीक है, तो इसको जो है कछारी सोपान कहा जाता है। कछारी सोपान कहते हैं। ठीक, और जहां पर मान लेते हैं कि यहाँ जो है चट्टान है ये, ठीक है, इसको मिटा के थोड़ा चट्टान बना देते हैं। ये जो है बड़ा बड़ा चट्टान है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जो है आधारीय शैल वाली चट्टान कहा जाता है। चट्टान कहा जाता है। ठीक है, और ये वेदिका जो है युग्मित या अयुग्मित भी होती है। ठीक है, इसके नीचे 2 लाइन लिखना पड़ेगा कि जिन सोपानों पर कंकर और बारीक मिट्टी पाई जाती है या प्राप्त होती है, उन्हें कछारी सोपान कहते हैं। इसके विपरीत जहां पे कठोर चट्टानें पाई जाती है, तब इन्हें आधारीय शैल वाली चट्टानें कहते हैं। नोट में ये चीजें लिखना है। ये वेदिकाएं युग्मित या अयुग्मित हो सकती है, यानी ये जोड़ा में भी हो सकती है, अकेले भी हो सकती है। नॉर्मली जो है ये जोड़े में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है होता है। ठीक, इसी तरह जो है एक स्थलाकृति होती है नदी विसर्ग। ठीक है, नदी विसर्ग, रिवर मियंडर। ठीक, देखो नदी जो है अपर्दन तो करती है, साथ साथ जो है वो निक्षेपण का भी कार्य करती है। ठीक, जैसे कि हम लोग पहले एक फिगर ही बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। वही पुराना वाला होगा फिगर उसमें। ये जैसे कि कोई भूभाग है,
इसमें जो है नदी जो अब हमारा आ रहा है, ये नदी इस तरह से मान लेते निकलता है, ठीक, ऐसे घूमते हुए जो है, ऐसे घूमते हुए यहाँ आ रहा है। ये गोखुर झील का भी निर्माण करेगा, ठीक। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो है एक गोखुर झील का भी निर्माण ये कर रहा है, ठीक। अब नदी जो है अपरदन तो करेगी ही करेगी, साथ साथ ये निक्षेपण भी करेगी। यहाँ पर जो है ये ढेर सारा अवसाद को लाके जमा कर देती है, ठीक है। अपने हर कोने पर जो है ये ढेर सारा अवसाद को लाके जमा कर देती है, इस तरह से जमा करेगा। इसी को जो है नदी विसर्ग कहा जाता है, ठीक। यहाँ भी अवसाद रहेगा, इसी को नदी विसर्ग का। और ये इस तरह की जो संरचना बन रही है इसको गोखुर झील कहा जाता है, ऑक्सबॉक लेक, ठीक है। और ये सब जो है ये मियंडर है, ठीक। ये मियंडर है, ठीक। इसको हम लोग लिखते हैं पहले, यह अपरदन वो निक्षेपण का सम्मिलित परिणाम है, क्योंकि अपरदन पहले हो रहा है फिर उसका निक्षेपण भी हो रहा है, ठीक है। तो यह अपरदन वो निक्षेपण का सम्मिलित परिणाम है। यूनानी भाषा में माइओंड्रोस का शाब्दिक अर्थ घुमावदार होता है, और इसकी संरचना भी जो है घुमावदार ही होती है, ठीक है। पौधा अवस्था में नदी जब मैदान में प्रवेश करती है तब यह अपनी घाटी को चौड़ा करने लगती है तथा नदी सीधे मार्ग पर न प्रवाहित होकर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलती है, जिससे नदी मार्ग में छोटे मोड़ पड़ जाते हैं या बन जाते हैं। ये मोड़ ही विसर्ग कहलाते हैं, ये मोड़ ही विसर्ग कहलाते हैं, ठीक। यह अपरदन और निक्षेपण का सम्मिलित परिणाम है, क्योंकि अपरदन हो रहा है तो उससे जो है नदी को पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, फिर जो है वो अपने कोने पर जाकर इसका निक्षेपण कर देती है। यूनानी भाषा में जो है
माइओन्ड्रोज का शाब्दिक अर्थ घुमावदार होता है और इसकी संरचना भी जो है घुमावदार जैसी होती है। पौधावस्था में जब नदी जो है मैदानी भाग में, ये मैदानी भाग है, ठीक है, ये मैदानी भाग है, और नदी जो है पौधावस्था में वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तब ये अपने घाटी को चौड़ा करने लगती है और नदी जो है सीधे मार्ग पर प्रवाहित ना होकर टेढ़े मेढ़े मार्ग का अनुसरण करती है, और जिससे नदी मार्ग में जो है छोटे बड़े मोड़ पड़ जाते हैं और ये मोड़ ही जो है विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं और ये मोड़ ही विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, यह अपरदन और निक्षेपण का सम्मिलित परिणाम है। यूनानी भाषा में माइओन्ड्रोज का मत शाब्दिक अर्थ घुमावदार होता है। पौधावस्था में नदी जब मैदान में प्रवेश करती है तब यह अपने घाटी को चौड़ा करने लगती है तथा नदी सीधे मार्ग पर न प्रवाहित होकर टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलती है, जिससे नदी मार्ग में छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं और ये मोड़ ही विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, देखो विसर्ग के प्रत्येक मोड़ पर जो है दो प्रकार का किनारा होता है। ठीक, जिस किनारे पर नदी जो है, नदी की धारा जो है वो सीधे टकराती है, वहां पर कटाव अत्यधिक हो जाता है और वहां जो है यानी उस अवतल किनारा पर क्लिफ का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको क्लिफ ढाल या कूट ढाल भी कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये मेंडर है यानी नदी की धारा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर निक्षेप करेगा, इसके अलावा ये यहाँ पर जो है इस तरह से निक्षेप करेगा। ठीक, ये नदी की धारा है। ये नदी की धारा है और इस तरह से जो है ये बह रही है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है निक्षेप का कार्य करेगी। ठीक, ठीक, यहाँ पर ये निक्षेप कर रही है। ठीक, देखो ये अपर्दन हुआ। ठीक है, ये अपर्दन मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर जो है इस तरह से ये निक्षेप करती है, ये निक्षेपण किया और इसको जो है स्कंद ढाल कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है कूट ढाल कहा जाता है। तो नदी जो है लास्ट में से निकल जाती है। इसको हम लोग लिखते हैं फिर समझ में आता है। विसर्ग के प्रत्येक मोड़ पर दो प्रकार के किनारे होते हैं। जिस किनारे पर नदी की धारा सीधे टकराती है वहां कटाव अधिक करती है। ठीक, इस अवतल किनारे पर क्लिफ का निर्माण होता है। इसे क्लिफ या कूट ढाल कहते हैं।
ठीक, कूट ढाल कहते हैं। इस किनारे के दूसरी ओर उत्तल ढाल वाला किनारा होता है, जहां निक्षेपण होता है तथा मंद ढाल क्षेत्र अस्कंद ढाल यानी कि स्लीप ऑफ स्लोप कहलाता है। ठीक, जैसे कि विसर्प के प्रत्येक मोड़ पर दो प्रकार के किनारे होते हैं। एक जो है ये वाला किनारा हो गया, ठीक, और दूसरा ये वाला किनारा हो गया। ठीक है, जिस किनारे पर नदी की धारा सीधे टकराती है, अब नदी की धारा यहाँ से निकली, ये कहाँ जाएगा, सीधा इसमें टकराएगा। ठीक है, सीधी टकराती है, यहाँ पर कटाव अत्यधिक करती है। ठीक है, और इस अवतल किनारे पर जो है क्लीफ का निर्माण होता है, इसी को जो है कूट ढाल कहा जाता है। ठीक, कूट ढाल कहते हैं। और इस किनारे के दूसरी ओर, ठीक है, ये वाला, ये उत्तल ढाल वाला किनारा होता है, यहाँ पर निक्षेपण होता है। ठीक, यहाँ पर निक्षेपण होता है, और ये ढाल जो है मंद ढाल क्षेत्र होता है, इसको अस्कंद ढाल भी कहते हैं। ठीक है, स्लीप ऑफ स्लोप कहा जाता है। ठीक, तो वही लिखा हुआ है, विसर्प के प्रत्येक मोड़ पर दो प्रकार के किनारे होते हैं। जिस किनारे पर नदी की धारा सीधे टकराती है वहां कटाव अधिक करती है। इस अवतल किनारे पर क्लीफ का निर्माण होता है, इसे क्लीफ या कूट ढाल कहते हैं। इस किनारे के दूसरी ओर उत्तल ढाल वाला किनारा होता है, जहां पर निक्षेपण होता है तथा मंद ढाल वाला अस्कंद ढाल कहलाता है। ठीक, विसर्पों को नदी के अपरदन के अनुसार निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। विसर्पों को नदी के अपरदन के अनुसार निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ऐसे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे एक है क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प, दूसरा जो है लंबवत अपरदन द्वारा निर्मित अधः कर्तित विसर्प, और तीसरा जो है बेमेल विसर्प। ठीक, तो पहले हम लोग इसके अंतर्गत जो है सामान्य विसर्प को देखते हैं। ठीक है, क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित ये सामान्य विसर्प है। ठीक, तो इसमें पहले हम लोग लिखते हैं और इसी पे हम लोग खत्म भी करेंगे क्लास को। तो इसकी उत्पत्ति नदी के प्रथम अपरदन चक्र के दौरान होती है, ये क्षैतिज अपरदन द्वारा बनते हैं। अभी हम लोग समझेंगे भी इसको फिगर से। क्षैतिज अपरदन द्वारा बनते हैं। किसी पौड नदी में जब इतना बोझ होता है कि वह निक्षेप के साथ साथ क्षैतिज अपरदन भी कर सके, निक्षेप के साथ क्षैतिज अपरदन भी कर सके, तब
सामान्य विसर्प बनते हैं। ठीक, सामान्य विसर्प बनते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग पहले समझते हैं। जैसे कि ये स्टेज 1 मानते हैं, इसमें जो है नदी की धारा जो है इस तरह से है। ठीक है, फिर आगे जाके क्या होता है, इसमें जो है ये क्षैतिज अपर्दन करने लगता है निक्षेप के साथ साथ। ये हल्का जो है इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, फिर स्टेज 3 में क्या होगा, ये कुछ इस तरह से जो है बदल जाएगा। ठीक, इस तरह से बदल जाएगा। फिर आगे जाके जो है ये ऐसे हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऐसे करके गोकुल झील का भी निर्माण होगा। इसमें पानी भरा रहता है, इसकी क्या ठीक। देखो, सामान्य विसर्प जो है ये नदी के प्रथम अपर्दन चक्र के दौरान बनता है और ये क्षैतिज अपर्दन से बनता है। जब नदी की धारा जो है ये समान स्थिति में जो है ऐसे चल रहा है नदी की धारा, तो ये अपर्दन भी करती है। और ये पौध नदी है, इसमें इतना बोझ रहता है कि वो अपर्दन के साथ साथ जो है वो निक्षेपण भी करती है। मतलब बहाव उतना अधिक नहीं रहता है, वो बिल्कुल वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। तो ये मतलब अपर्दन के साथ साथ जो है वो निक्षेप भी कर रही होती है, यानी इकट्ठा भी कर रही होती है। तो इसी को जो है सामान्य विसर्प कहा जाता है। फिर विसर्प का आकार जो है बढ़ने पर दो घाटी जो है परस्पर बहुत निकट आ जाती है। ठीक है, तो विसर्प गिरवा का निर्माण करता है। ठीक, जैसे इसको हम लोग लिखते हैं पहले, विसर्प का आकार क्रमशः बढ़ने पर नदी की दो घाटियां परस्पर बहुत निकट आ जाती है। तो विसर्प ग्रीवा का निर्माण होता है, जो क्रमशः सक्रिय होती जाती है। नदी का ढाल मंद होने से नदी घुमावदार मार्ग छोड़कर सीधा मार्ग अपनाती है, जिससे नदी की गिरवा कट जाती है और गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक, विसर्प का आकार क्रमशः बढ़ने पर नदी की दो घाटियां परस्पर बहुत निकट आ जाती है। विसर्प गिरवा का निर्माण होता है जब घाटी नजदीक आता है, तो क्रमशः सक्रिय हो जाती है। नदी का ढाल मंद होने से नदी घुमावदार मार्ग छोड़कर सीधा मार्ग अपनाती है, जिससे नदी की गिरवा कट जाती है, ये कट जाती है। ठीक है, और गोखुर झील का निर्माण होता है। जैसे कि ये सामान्य विसर्प है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये निक्षेपण कार्य कर रही है, तो यहाँ पर निक्षेप जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है निक्षेप जो है जमा हो जाता है। ठीक,
तो इस तरह से घूम जाती है। फिर जाके तीसरे स्टेज में क्या होता है कि निक्षेप के ही वजह से जो है, क्योंकि उसमें इतनी गति नहीं है, निक्षेप की वजह से ये दो गिरवा का निर्माण हो रहा है, ये जो बन रहा है ये दो गिरवा का निर्माण हो रहा है। फिर आगे जाके जो है नदी में जल की कमी है, इसलिए जो है नदी यहीं से यहाँ से सीधा मुड़ जाती है, वो सीधा मुड़ जाती है और ये जो वाला भाग है ये बचा रह जाता है और यही जो है गोखुर झील कहलाता है, गोखुर झील कहलाता है। ठीक, इसको क्षारण झील भी कहते हैं, चापाकार झील भी कहते हैं। ठीक है, क्षारण झील, इसके अलावा चापाकार झील भी इसको कहा जाता है, ये सब इसी के नाम है। ठीक, विसर्प का आकार क्रमशः बढ़ने पर नदी की दो घाटियां परस्पर बहुत निकट आ जाती है, तो विसर्प गिरवा का निर्माण होता है जो क्रमशः सक्रिय होती जाती है। नदी का ढाल मंद होने से नदी घुमावदार मार्ग छोड़कर सीधा मार्ग अपनाती है, जिससे नदी की गिरवा कट जाती है और गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। फिर आगे जो है हमारा वो 12वां क्लास होगा और इसमें हम लोग जो है शुरू करेंगे अधः कर्तित विसर्प से। ठीक, अधः कर्तित विसर्प से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें हम लोग यहीं तक